नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपा मंगलानी, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस में। आज हमारा टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसमें हम पढ़ेंगे उनकी आधिकारिक भाषाएं एवं सदस्यता। तो जैसा कि हम जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थापित अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। जहाँ तक इसकी आधिकारिक भाषाओं का सवाल है तो संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाएँ 6 हैं। इन भाषाओं में चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी एवं स्पेनिश संयुक्त राष्ट्र के उदय के समय ही प्रचलन में थी। और छठी आधिकारिक भाषा के रूप में अरबी भाषा को महासभा ने 1973 में, सुरक्षा परिषद ने 1982 में तथा आर्थिक व सामाजिक परिषद ने 1983 में आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया था। 6 भाषाओं से ही संयुक्त राष्ट्र संघ का सारा कामकाज होता है। जहाँ तक सदस्यता का सवाल है तो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में 2 प्रकार की सदस्यता का उल्लेख है। प्रारंभिक सदस्य, कुछ देश तो प्रारंभिक सदस्य हैं जिन्होंने 1 जनवरी 1942 को संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे या फिर सैन फ्रांसिस्को में चार्टर पर हस्ताक्षर करके उसकी पुष्टि की थी। और दूसरे वो सदस्य हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता उन सभी राष्ट्रों को उपलब्ध हो सकती है जो शांति प्रिय हों और चार्टर में विश्वास रखते हों तथा चार्टर द्वारा निर्धारित कर्तव्यों को स्वीकार करते हों एवं जिनको ये संस्था इन कर्तव्यों का पालन करने में उपयुक्त समझती हो। तो इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो महासभा के 2/3 बहुमत और सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों में से 9 सदस्यों की स्वीकृति और इन 9 सदस्यों में 5 स्थायी सदस्य जरूर हों, उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता प्राप्त होती है। महासभा में निर्णय के पहले भी सुरक्षा परिषद की स्वीकृति आवश्यक होती है। इस प्रकार सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर ही महासभा किसी राज्य को सदस्यता प्रदान कर सकती है और इस पर सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों को निषेधाधिकार का अधिकार प्राप्त है। अर्थात 5 स्थायी सदस्य अगर चाहें वीटो का प्रयोग करते हैं तो ऐसे सदस्यों को सदस्यता नहीं मिल सकती। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि महासभा और सुरक्षा परिषद दोनों की ही अन्य नए सदस्यों को सदस्यता प्रदान करने में अहमियत है। तो लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ राष्ट्र संघ की तुलना में एक विश्वव्यापी संगठन है। राष्ट्र संघ के 1934 में सदस्य केवल 60 थे, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या 193 से अधिक है, हम जानते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ एक विस्तृत संगठन है जिसमें 2 प्रकार से सदस्यता प्रदान की गई है। जहाँ तक सदस्यों के निलंबन का सवाल है तो इसमें भी सुरक्षा परिषद की रिपोर्ट पर सदस्य देशों को महासभा से निलंबित किया जा सकता है। तो होता यह है कि चार्टर की धारा 5 और 6 के अनुसार संघ के किसी भी सदस्य को चार्टर के सिद्धांतों का निरंतर उल्लंघन करने पर सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा सदस्यता से वंचित किया जा सकता है और उसकी सुविधाओं पर बंधन भी लगाया जा सकता है। लेकिन सुरक्षा परिषद को किसी भी निलंबित राष्ट्र को पुनः स्थापित करने का अधिकार भी प्राप्त है। तो ऐसा एग्जाम्पल हम अगर देखें तो 22 सितंबर 1992 को पूर्व यूगोस्लाविया को सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर संघ की सदस्यता से वंचित कर दिया गया था, लेकिन महासभा ने 2 नवंबर 2000 को नए लोकतांत्रिक यूगोस्लाविया को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता पुनः देने की अनुमति दे दी थी। इस तरह से हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों के निलंबन में भी सुरक्षा परिषद और महासभा दोनों का ही महत्वपूर्ण योगदान है। सदस्यता के प्रत्याहरण, त्याग या विड्रॉल का जहाँ तक सवाल है तो उसमें अगर हम देखें तो संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता के त्याग के संबंध में चार्टर मौन है। यह सदस्यों की सदस्यता के प्रत्याहार करने की न तो आज्ञा देता है और न ही मना करता है। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में इस विषय पर बहुत बहस हुई थी और जब बहस हुई तो उसके बाद ये निर्णय किया गया कि कुछ राज्य तो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में इस पक्ष में थे कि सदस्यों को सदस्यता की वापसी के लिए निषेध कर लिया जाए, लेकिन कुछ अन्य राज्य इस पक्ष में थे कि यदि सदस्यों के लिए चार्टर में किए गए संशोधनों को स्वीकार करना असंभव हो जाता है तो ऐसे सदस्यों को अपनी सदस्यता वापस लेने का अधिकार होना चाहिए। आखिर में काफ़ी वाद विवाद और बहस के बाद
यह निर्णय किया गया कि इस विषय में कोई व्यक्त प्रावधान रखा ही नहीं जाए, जिसके अनुसार विशेष परिस्थितियों में सदस्य अपनी सदस्यता वापस ले सकते हैं या नहीं ले सकते। पिछले कई दशकों के जीवन काल में केवल इंडोनेशिया ने 1965 में संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता का त्याग किया था, परंतु 1 साल बाद ही इंडोनेशिया फिर से संयुक्त राष्ट्र संघ में लौट आया। तो ऐसे अनेक उदाहरण अवश्य हैं जिसमें सदस्यों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों और उसकी बैठकों का बहिष्कार या प्रत्याहार किया हो, लेकिन बाद में वो लौट आए। जैसे अमेरिका ने 1 नवंबर 1977 को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की सदस्यता का परित्याग किया था। 1 जनवरी 1985 को अमेरिका ने यूनेस्को की सदस्यता का परित्याग किया था। अमेरिका की तर्ज पर ब्रिटेन और सिंगापुर ने भी यूनेस्को पर भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के आरोप लगाते हुए यूनेस्को की मेंबरशिप से विड्रॉल किया था। 12 साल बाद मई 1997 में ब्रिटेन ने यूनेस्को की सदस्यता पुनः ग्रहण कर ली। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि समय समय पर संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यता का प्रत्याहरण के बारे में या उसकी बैठकों के किसी बहिष्कार के बारे में ये जो मौन स्थिति थी, इस मौन स्थिति को देखते हुए भी और इस तरह के उदाहरण सामने आए हैं। तो संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता प्राप्त करने के नियमों का हम अगर सूक्ष्म अवलोकन करें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि युद्ध के उद्देश्य और मनोविज्ञान के प्रभाव को देखते हुए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो युद्ध हुआ उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए ही ये निर्धारित किया गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता को विश्वव्यापी बनाया जाए। तो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भी यह निर्णय किया गया था कि यूएनओ की मेंबरशिप को वर्ल्ड वाइड बना दिया जाए। लेकिन चार्टर पर जब अंतिम रूप से विचार किया गया तब यह डिसाइड किया गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता किसी भी देश के व्यवहार के आधार पर ही अर्जित की जानी चाहिए, और साथ ही यह भी तय करना चाहिए कि यदि कोई भी सदस्य राष्ट्र लगातार यूएनओ के चार्टर के सिद्धांतों की अवहेलना करता है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के सिद्धांतों की अवहेलना करता रहेगा, तो उसे सदस्यता से वंचित किया जा सकता है या उसकी सुविधाओं को समाप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि सदस्यता की मुख्य शर्तें क्या हैं। पहली शर्त शांतिप्रियता, दूसरा उत्तरदायित्वों को निभाने के योग्य एवं इच्छुक होना। तो इससे ऐसा लगता है कि सदस्यता के लिए नैतिक पक्ष पर अधिक बल दिया गया है। व्यवहार में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ जैसी महाशक्तियों ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता का राजनीतिकरण भी कर दिया था। नए राज्यों को मेंबरशिप देने के लिए बड़ी शक्तियों ने अपने अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया था, और इसमें वीटो के शक्ति के प्रयोग की तो भूमिका हम सब जानते ही हैं। शीत युद्ध के प्रभाव में आकर बड़ी शक्तियों ने एक दूसरे के समर्थक राष्ट्रों को संयुक्त राष्ट्र संघ में एंट्री करने से ही रोकने का प्रयास भी किया था। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है साम्यवादी चीन और उसकी संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता। साम्यवादी चीन हम सभी जानते हैं कि 1 अक्टूबर 1949 को चाइना आज़ाद हो गया, साम्यवादी चीन अस्तित्व में आया। लेकिन 1949 से लेकर 1971 तक 1971 तक संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता केवल इस कारण चाइना को नहीं मिल सकी, जनवादी चीन को नहीं मिल सकी, क्योंकि अमेरिका उसका धुर विरोधी था। परंतु जब 70-71 में अमेरिका के राष्ट्रीय और आर्थिक हितों ने डिमांड की तो उसने अपना विरोध करना बंद कर दिया और साम्यवादी चीन को 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बन गया। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की चीन की सदस्यता का जो विवादास्पद प्रश्न है वो एक राजनीतिक प्रश्न है, क्योंकि लंबे समय तक अमेरिका ने चीन की साम्यवादी सरकार को मान्यता प्रदान नहीं की और चीन के पास ही राष्ट्रवादी चीन, जो फार्मोसा के नाम से जाना जाता था, उसी को ही चीन की वैध सरकार मानता रहा। जब कभी चीन की सदस्यता का प्रश्न सुरक्षा परिषद में उठता तो अमेरिका वीटो का प्रयोग करता। इस प्रकार सितंबर 1971 तक उसने चीन की साम्यवादी सरकार को संयुक्त राष्ट्र से अलग रखा।
1970 में जब चीन अमेरिकी संबंधों में सुधार होने लगा तो चीन के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रवेश का द्वार खुला और 26 अक्टूबर 1971 को, याद रखिए, 26 अक्टूबर 1971 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर एक प्रस्ताव पारित करके जनवादी चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना दिया और इसके साथ ही चीन का प्रतिनिधित्व करने वाले फार्मोसा यानी ताइवान यानी राष्ट्रवादी चीन, जिसे अब तक अमेरिका चीन के रूप में मान्यता दे रहा था, उसको, इस देश को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता से वंचित होना पड़ा। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र से निकाला जाने वाला पहला देश कौन था? राष्ट्रवादी चीन या फार्मोसा या ताइवान। तो ये एक ही नाम है। सदस्यों के निष्कासन का जहाँ तक प्रश्न है, सदस्यों के निष्कासन के बारे में भी चार्टर का अनुच्छेद 6 जो है वो ये कहता है कि यदि कोई सदस्य जानबूझकर लगातार चार्टर में वर्णित सिद्धांतों का उल्लंघन करता है तो उसे सुरक्षा परिषद के सुझाव पर महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ से निकाला जा सकता है। क्योंकि सदस्यों का निष्कासन एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके लिए सुरक्षा परिषद के 15 में से 9 सदस्यों की सकारात्मक सहमति आवश्यक है। लेकिन इन 9 सदस्यों में 5 स्थायी सदस्य जरूर शामिल होने चाहिए और उसके साथ ही महासभा का निर्णय 2/3 सदस्यों के बहुमत से पारित होना चाहिए। इसका अर्थ है सदस्यों का निष्कासन यानी सुरक्षा परिषद के 9 सदस्यों की सकारात्मक सहमति, जिसमें 5 स्थायी सदस्य भी शामिल हैं, तथा महासभा का निर्णय 2/3 सदस्यों के बहुमत से पारित होना। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता का प्रश्न बहुत अहम है। तो हमने इस लेक्चर में जो जाना वो ये जाना कि संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाएं क्या हैं, 6 हैं, जिसमें कि संयुक्त राष्ट्र संघ की इन्हीं भाषाओं में इसका कामकाज होता है। दूसरा हमने ये भी जाना कि सदस्यता के 2 प्रकार हैं, प्रारंभिक सदस्य और अन्य सदस्य। प्रारंभिक सदस्य वो जिन्होंने 1 जनवरी 1942 को संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे अथवा सैन फ्रांसिस्को के चार्टर पर साइन करके इसकी पुष्टि की थी, या अन्य सदस्य जो शांति प्रिय हों और चार्टर में विश्वास रखते हों, उन्हें महासभा के 2/3 बहुमत और सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य में से 9 सदस्यों की स्वीकृति, जिनमें 5 स्थायी सदस्य जरूर शामिल होने चाहिए, उससे संघ की सदस्यता प्राप्त होती है। साथ ही हमने देखा कि सदस्यों का निलंबन कैसे होता है, हमने ये भी जाना कि सदस्यता का त्याग कैसे किया जाता है, और हमने ये भी जाना कि सदस्यों का निष्कासन कैसे होता है। और सबसे बढ़कर हमने ये जाना कि साम्यवादी चीन की सदस्यता का विवादास्पद प्रश्न क्या था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शांति प्रियता और उत्तरदायित्वों को निभाने के योग्य एवं इच्छुक राष्ट्रों को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता का दर्जा दिया जाता है। तो आप जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाएं एवं उसकी सदस्यता और उससे जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं का अध्ययन कीजिए, और उस पर कोई दिक्कत आती है तो हम इस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।